वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत पावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। राइट, इट इज अदर वे अराउंड। जनरली हम ये मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके बाद हम बहुत ही खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आज हम खुश हैं, अगर हम खुश रहना सीख जाए तो सक्सेस अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेट मी रिपीट दिस थिंग। इसको अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल दीजिए इस बात को कि अगर आप खुश रहेंगे ना तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, नाखुश रहेंगे, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे तो आप ऐसे एटीट्यूड से कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दूसरी एक बात, इफ़ यू लव वॉट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 है आज, दिन है वेंसडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। राइट, इंडियाज इंट्राप्यूनर। डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया ना, कोट जो है उसका हमारा। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। राइट, आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति है इनका नाम है AM नायक साहब। राइट, ये LNT के लीडर थे। राइट, 81 ईयर्स उनकी एज है, 81-82 हैं। और वो चेयरमैन थे बेसिकली, और अब वो रिटायर हुए हैं। उनका अगर पूरा जीवन आप स्टडी करोगे देन यू विल फाइंड कि जब उन्होंने LNT कंपनी जो है वो संभाली तो उस समय पर LNT कंपनी जो है उसकी वैल्यू थी 6,883 करोड़, और जब वो छोड़ रहे हैं तो इट इज़ 1.12 ट्रिलियन। LNT आप जानते हैं, राइट, बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे देश का एक गौरव भी है ये LNT। राइट, नाउ डियर फ्रेंड्स, इनका पूरा जीवन जो है, इफ़ यू स्टडी हिज लाइफ देन यू विल रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि वो बड़े घराने से थे या फिर उनके पिताजी ने कुछ किया था और डायरेक्टली सीट पर बैठ गया। नहीं, 1964 में जूनियर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने LNT को ज्वाइन किया। उस समय पर उनकी सैलरी थी 670 रुपीज पर मंथ, 670 रुपीज पर मंथ। और नायक साहब जो है वो शॉप फ्लोर से चेयरमैन तक का उनका पूरा जो जीवन है, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये टॉपिक जो है ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो भारत को बहुत ही प्यार करते हैं ये। उनको आप अगर देखेंगे देन यू विल ऑलवेज फाइंड कि भारत का छोटा सा जो फ्लैग आता है ना, वो बटन वो हम पहनते हैं। बहुत सारे डिग्निटरीज आप देखते हैं कि उन्होंने सूट पर वो पहना हुआ है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर जब रूल रिलैक्स हुआ कि आप भारत का झंडा जो है वो लगा सकते हैं अपनी ऑफिस पर, घरों पर, तो उन्होंने सारे LNT की जो मेन ऑफिस थी वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, भारत का झंडा। तो भारत को रिप्रेजेंट करना, भारत को बहुत प्यार करते थे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनरली क्या होता है कि मोदी सरकार के बारे में और अदानी और अंबानी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोदी सरकार को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलते हैं। लेकिन मिस्टर नायक जो हैं वो ऑफ कोर्स सरकार को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हैं। राइट, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार को सपोर्ट, भारत सरकार को सपोर्ट करते आए हैं, राज्य सरकारों को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ चीज़ें गलत करेगी और नायक साहब चुप बैठेंगे। नहीं, वो लॉजिकली चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करते थे। तो बहुत ही अच्छी बातें उनकी हमें देखने को मिलती हैं उनके जीवन में से। और अभी रिटायर होने के बाद जो LTET हैं, ये एक ट्रस्ट है, तो LTET जो है तो उसको अब हैंडल करेंगे। ये LTET जो है वो LNT का सबसे बड़ा शेयर होल्डर अगर कोई है तो LTET है। और क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे शार्क्स आ जाते हैं, कॉरपोरेट रेडर्स जिनको कहते हैं। वो आपकी सक्सेसफुल कंपनी को पैसे देकर आपसे ही खरीद लेंगे और फिर सारा कंट्रोल अपने पास ले लेंगे। राइट, आपने जिस सपने से या फिर जिस पैशन से कंपनी को स्टार्ट किया, राइट, आपकी पैशन जुड़ी हुई होती है। और जो बाहर के ये शार्क टैंक्स होते हैं या फिर जो शार्क्स होते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको आपके पैशन से, आपके लगाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए पैसे। ठीक है, वो डायरेक्टली बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी कंपनी को बचाने का काम जो है वो मिस्टर नाइक साहब ने किया। वरना LNT जो है वो, उनका कंट्रोल कब से LNT का कंट्रोल इनके पास रहा, इनकी टीम के पास रहा, इसी वजह से LNT आज यहाँ तक पहुँची। वरना लोग आते प्रॉफिट कमाकर, फिर LNT की जो भी हालत होती छोड़कर चले जाते। उन्होंने
लगभग 3 सालों से उनकी ट्रेनिंग मीन्स वो ट्रेनिंग दे रहे थे एस.एन. सुब्रमण्यम साहब को, जो अब मिस्टर नायक साहब जो हैं उनकी जगह संभालने वाले हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, यहां तक पहुंचने का जो सफ़र है ना, ये 670 रुपीज़ पर मंथ से चेयरमैन बनने का जो सफ़र है, उसके बारे में उन्होंने पता है क्या कहा. एंड यूल बी मीन्स आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने कोर्ट में देखा ना. शैल वी चेक द कोर्ट अगेन. चलिए देखते हैं कोर्ट को. कोर्ट में क्या कहा है. इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल. राइट, इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल. अब यहां पर डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे नायक साहब हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जंप ऑन टू दिस वन. ये रहे हमारे नायक साहब. नायक साहब ने पता है क्या कहा. उन्होंने कहा L&T के बार की कोई भी चीज जो होती है वो उनके लिए काम है. समझ में आई ना बात. L&T को छोड़कर बाकी की जो भी चीजें वो करते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो. आई एम नॉट सेइंग कि फैमिली के साथ ट्रैवल करना इज वर्क, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा है. जैसा लेट्स से कोई अवार्ड में जाना या फिर कोई दूसरी ऐसी चीजें करना, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके लिए काम है. L&T जो है वो उनकी हॉबी है. बेसिकली उनका जो काम है, उनकी जो पैशन है, वही उनका प्रोफेशन है. जस्ट इमेजिन दोस्तों कि अगर यही चीज आप पढ़ाई के साथ कर ले, यही चीज हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ कर ले. फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है वीडियोस बनाना. अगर मैं इसी पैशन से वीडियो बनाऊं कि बस ये वीडियो बनाना और नॉलेज शेयरिंग करना जो है ये मेरी हॉबी है, इसके बाहर की सारी चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ ए वर्क फॉर मी. अगर ये एटीट्यूड अगर हम डेवलप करें तो इमेजिन आप अनबीटेबल बन जाएंगे. इज़न्ट इट? हम यही चाहते हैं ना कि हम अनबीटेबल बन जाए. तो उसके लिए बस यही चीज़ है. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. मीन्स ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. और जैसा मैंने बताया कि इट्स नॉट जस्ट फॉर मोटिवेशन. राइट, ये मोटिवेशन के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सीखने को मिलती हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्लाउडी फ्यूचर. राइट, ऑफ कोर्स आपने बैकग्राउंड में जो चीज़ें मीन्स देख रहे हैं इमेज, तो इससे पता चल गया है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूल. और जो एरो है वो ऊपर जा रहा है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि फ्यूल की प्राइस, ग्लोबल प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. लास्ट क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर यानी कि एक साल के जो 3 महीने हैं उनको क्वार्टर कहा जाता है. एनीथिंग दैट इज़ 25% को आप क्वार्टर कह सकते हैं. तो एक साल का एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने. तो पिछले 3 महीनों का डेटा अगर आप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है. और रशिया और यूक्रेन के इन्वेजन या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद सबसे बड़ा इंक्रीज अगर हमें देखने को मिला है तो दैट इज इन दिस 3 months. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट? जैसे क्रूड ऑयल है, राइट, इन जनरल हम क्रूड ऑयल कहते हैं. फिर जो अरेबियन रीजन से आता है तो उसका भी एक अलग नाम है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये अमेरिकन ऑयल का नाम है. राइट, तो फिर यूरेशियन जो रशिया का प्रोडक्शन है, तो यूरेशियन जो है तो उसका अलग नाम है. तो ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं. तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का मतलब है यूएसए का जो ऑयल प्रोडक्शन है, इसकी प्राइस जून में कितनी थी? $70 पर बैरल. पर लीटर नहीं, पर बैरल. अब कितनी है? $90 to $95 पर बैरल. तो इसमें $25 का राइज हमें देखने को मिला है, विच इज ह्यूज राइज. राइट, ये एक स्काई रॉकेट की तरह ये प्राइस अप गई है. अचानक से ये प्राइस ऊपर जाने के पीछे मेन रीजन जो है वो ये है कि ओपेक और ओपेक प्लस जब हम कहते हैं तो रशिया के साथ दूसरे 1-2 देश जो है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, ओपेक के साथ, ओपेक ग्रुप के साथ. तो ये ओपेक प्लस ने ये तय किया है कि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कम करेंगे. तो ये पूरी चीज जो है ये सप्लाई और डिमांड पर चलती है. राइट, तो डिमांड है और सप्लाई कम कर देंगे आप तो क्या होगा? प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. और यही चीज जो है ये ऑयल सेक्टर में हमें देखने को मिल रही है. अब इस बात पर भी डिबेट चल रही है कि आने वाले समय में ये 3 फिगर प्राइस हो जाएगी, यानी कि $100 पर बैरल से भी ऊपर प्राइस जो है वो जा सकती है. लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल होगी, कितने लंबे समय तक ये चलता रहेगा, ये देखना वेट एंड वॉच करने की बात है. सऊदी अरेबिया ने ओपेक
का मेंबर है सऊदी अरेबिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है ओपेक का। और सऊदी अरेबिया ने खुद से ही ओपेक प्लस ग्रुप ने जो तय किया उसमें सऊदी भी हैं, उन्होंने जो इन जनरल तय किया उसके ऊपर से सऊदी जो हैं वो प्रोडक्शन को कट कर रहा है और इसकी वजह से प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। अब इराक के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी ये बताया है कि भाई सऊदी अरेबिया और ओपेक ने ही ये तय किया है कि 85 से $95 के बीच में प्राइस रहती है तो ये उनके लिए फेयर प्राइस है, ये प्रॉफिटेबल प्राइस है, वो भी पैसे कमाएंगे और दुनिया का इन्फ्लेशन और दुनिया की प्राइस जो है वो भी सस्टेनेबल रहेगी। लेकिन अब ये सऊदी अरेबिया और दूसरे देश शायद ये चाहते हैं कि ये 3 डिजिट में आ जाए, वो और ज़्यादा पैसे जो हैं वो बटोरना चाहते हैं। लेकिन यूएसए में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यूएसए की सरकार जो है वो सऊदी अरेबिया पर प्रेशर करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर यूएसए की इम्पैक्ट मीन्स यूएसए पर इम्पैक्ट आएगी और इम्पैक्ट आएगी तो फिर इलेक्शन पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करेगा कि सऊदी अरेबिया अपना कट जो है उसको रोक कर थोड़ा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करे। डिमांड और कंजम्पशन जो है वो भी अपने आप में बहुत ही डायनेमिक या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। अभी क्या हो रहा है कि हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है, राइट, लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा इलास्टिक रहेगा। यानी कि अगर चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन अभी ज़्यादा है ही, दुनिया भर में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे देश में भी इन्फ्लेशन है, दुनिया के दूसरे देशों में भी इन्फ्लेशन है, तो भले ही प्रोडक्शन हो रहा हो, सर्विसेज जो है वो अच्छी चल रही हो, राइट, लोगों को जॉब्स मिल रही हो, लेकिन लोग जो हैं वो अंधाधुंध खर्च फिलहाल नहीं कर रहे हैं, राइट। रही बात चाइना की, तो चाइना एक लंबे समय से लॉकडाउन में था। चाइना की इकोनॉमी जब ओपन हुई तो ऐसा लग रहा था कि अब मीन्स चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है इज़न्ट इट ऑयल का, तो चाइना लॉकडाउन में था तो वहाँ मीन्स वहाँ पर जो सप्लाई होती थी वो अब चाइना को उतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए लॉकडाउन के समय पर, तो फिर ऑयल की डिमांड जो है मीन्स ऑयल का दूसरी चीज़ ये भी है ऑयल की कि ऑयल इट्स नॉट लाइक हमारा जो घर का पंखा या लाइट है उसकी तरह नहीं है उसका प्रोडक्शन कि आपने जब चाहा तब ऑन किया, जब चाहा तब ऑफ किया। ऑन और ऑफ की एक लंबी प्रोसेस होती है, एक बार आपने अपना प्रोडक्शन ऑफ करना है तो उसके लिए भी खर्च आएगा और उसके बाद रीस्टार्ट करना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक कुआं है जो इस ऑयल वेल जो है वहाँ पर से आपने ऑयल निकाला, बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इट्स नॉट, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। एक बार ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ तो वो निकलता ही रहता है और आपको उसको कंटिन्यू भी रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि बंद और चालू करने का खर्च जो है वो ऑयल जितना निकल रहा है वो वेस्ट में भी चला जाए, मुफ्त में भी बांट देना तो उससे भी कम रहेगा, समझे आप। तो सप्लाई जो है वो चलती रहती है, सप्लाई का जो लेट्स से कि हर रोज़ अगर समझने के लिए 100 लीटर ऑयल पैदा होता है पूरी दुनिया में, तो आप थोड़ा बहुत कट डाउन करके इसको लेट्स से 95 कर पाएंगे, लेकिन आप इसको 0 नहीं कर पाएंगे या फिर 20 लीटर पर डे नहीं कर पाएंगे। ये 100 में से 95 कर पाएंगे, धीरे धीरे करके आप इसका प्रोडक्शन कट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, 6 महीना 1 साल। तो प्रोडक्शन तो सप्लाई जो है वो तो सप्लाई या फिर प्रोडक्शन तो है ही, अब डिमांड जो है वो ड्रॉप हुई है तो क्या होगा कि चाइना जितना बड़ा देश अगर कम कंजम्पशन करता है या फिर कम ऑयल खरीद रहा है तो ये ऑयल सप्लाई होने की वजह से, कांस्टेंट सप्लाई होने की वजह से इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी और दूसरे जो देश हैं वो कहेंगे कि चलो दे दो, डिस्काउंट में मिल रहा है तो हम ले लेंगे आपसे। तो सेम थिंग गोज विद इंडिया, राइट, डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा था, सैंक्शंस और इन सारी चीज़ों की वजह से, लॉकडाउन भी चल रहा था चाइना में, तो इंडिया ने कम प्राइस में बहुत सारा रशियन ऑयल जो है वो ख़रीद लिया, राइट, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद लिया, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड फॉर अस, और जितना रिजर्व कर सकते थे वो रिजर्व भी किया, ये सारी चीज़ें हुई। अब ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी और एक लंबे समय से ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं की गई। अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ सरकार अभी तो नहीं करेगी तो फिर इसकी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आएगी, तो सरकार इसका मीन्स एक एपेटाइट पहले से ही तैयार किया है कि जब ऑयल की प्राइस कम थी, राइट, रशिया से डिस्काउंट में मिल रहा था, तभी हम 95-96 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं ना पेट्रोल के, अलग अलग जगहों पर लेट्स से 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल के पे कर रहे हैं। अब कम होने की वजह से सरकार ने 70 नहीं किया, सरकार ने यही प्राइस रखी। क्यों? ये 30 रुपये एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं उसको अभी बचा कर रखो, इलेक्शन के टाइम पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर $100 से ज़्यादा प्राइस हो जाए तो फिर यहाँ पर 120 करने की, 130 करने की ज़रूरत नहीं है, 30 रुपये बचाए थे उन पैसों का इस्तेमाल हम कर लेंगे, तो इस प्रकार से बैलेंस किया जाता है और यही चीज़ जो है वो सरकार करेगी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर
अभी ऑयल की प्राइस किस दिशा में जाएगी, 3 डिजिट को क्रॉस करेगी, ये सारी चीज़ें वेट एंड वॉच करने की बात है। और अगर ऑयल की प्राइस 3 डिजिट या फिर उससे ज़्यादा रहती हैं तो अगेन पूरी दुनिया पर इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी। चीज़ें जब महंगी होगी इसका मतलब है मुद्रास्फीति, राइट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशन जो है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रोथ के साथ होती है। ग्रोथ कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी तो टैक्सेस जो हैं वो उतना नहीं आएंगे और सरकार के पास जो पैसे हैं वो लोगों को बेनिफिट्स देने में यूज़ करने पड़ेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो इससे पूरा एक विशियस सर्कल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इनफ अबाउट इकोनॉमी, इनफ अबाउट फ्यूल। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल। थोड़ा आपको धैर्य के साथ इसको समझना पड़ेगा। I'm not going bit fast here, right? I will not go fast here in this article. इसके कुछ 6 पॉइंट्स है वो आपको समझने हैं, राइट? और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शॉट इन द आर्म, success of COVID-19 mRNA vaccines picked the Nobel winners this year. मेडिसिन में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। एक है केटालिन कैरिको, दूसरे हैं ड्रू वेइसमैन, राइट। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो शोध की, उन्होंने जो इन्वेंशन किया, इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान बच पाई। अब केटालिन जो है ये हंगेरी, एक यूरोप का देश है, राइट। हंगेरी, बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। तो वहाँ के बेसिकली बायोकेमिस्ट हैं और उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च की। mRNA जो है वो कैसे काम करता है, ये हमारे सेल्स को प्रोग्राम किया जाता है, सिखाया जाता है कि आप प्रोटीन प्रोड्यूस कीजिए और ये प्रोटीन जो है इससे एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और इससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट होती है। इसके 6 बेसिक स्टेप्स मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। इसके ऊपर से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं, राइट। देयर आर 100%, 99% चांसेस आई वुड से। आपको क्या किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि mRNA को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं इनको देखिए, राइट। फिर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे 1 2 3 या फिर 4 या फिर 5 स्टेटमेंट्स भी दिए जा सकते हैं और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही नहीं हैं, राइट। और फिर आपको ए बी सी जो हैं, ए बी सी डी, तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। यू नो हाउ इट इज, राइट। ये सब ऐसी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगती है। आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये mRNA कैसे काम करता है। आप इसको 3-4 बार पढ़ सकते हैं। आज की हमारी अभी की जो डिस्कशन है उतना पोर्शन जो है वो 2-3 बार सुन लीजिए, जो भी आपके लिए काम करे। ये इतना एम्फेसिस में दे रहा हूं mRNA के बारे में, आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार मिला है, ग्लोबल इवेंट है, इजीली आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। नाउ mRNA का क्रिएशन कैसे होता है। साइंटिस्ट जो हैं वो लेबोरेटरी में एक mRNA को तैयार करते हैं। इट्स लाइक एक ऐसी चीज को तैयार करना, और ये चीज़ जो है, ये वायरस जो होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है उसका छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और फिर ये वायरल प्रोटीन जो है उसको प्रोग्राम किया जाता है। फिर वैक्सीन के माध्यम से ये हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है सेल्यूलर अपटेक। द mRNA एंटर्स आवर सेल्स। ये प्रोग्राम्ड mRNA जो है इट एंटर्स आवर सेल्स and the cells use the instructions from the mRNA to produce the viral protein. जो इंस्ट्रक्शन mRNA में होती हैं इसका इस्तेमाल हमारे सेल्स करते हैं और फिर वायरल प्रोटीन को क्रिएट करते हैं। The mRNA does not enter the nucleus. अब आपको ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो mRNA है ये हमारे न्यूक्लियस जो है उसमें एंटर नहीं करता है, हमारे डीएनए को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो 4th स्टेप है कि जब ये वायरल प्रोटीन जो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोटीन, उसके बाद ये प्रोटीन प्रोडक्शन जो है उससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है ये प्रोटीन को एक फॉरेन पार्टिकल के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है और फिर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट होना स्टार्ट होती है और दिस इज हाउ आवर इम्यून रिस्पॉन्स वर्क। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट।
और फिर जब हमें रियल वायरस से, फिर एक बार हमारी इम्यून एंटीबॉडीज बन गई, फिर जब रियल वायरस से हमारे ऊपर अटैक होगा तो हमारे शरीर को पता है ऐसे वायरस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर डिजीज को हम हरा सकते हैं, राइट। और उसके बाद mRNA जो है उसको भी हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर में से हटा देता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अब इसको याद रखना है ना, तो इसकी एक सिंपल एक दूसरा एग्जांपल है जो ट्रोजन हॉर्स की कहानी है। कहीं ना कहीं पढ़ी होगी आपने ये कहानी। एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रिंसेस होती है, तो इसको कोई उठाकर चला जाता है, राइट। उठाकर इन द सेंस कि कोई दूसरा राजा जो है तो वो उसको किडनैप करके अपने राज्य में लेकर चला जाता है, और जिस राज्य में वो रहता है मीन्स उसका जो किंगडम है तो वो फोर्ट होता है, हर तरफ उसके आजू बाजू बहुत बड़ी दीवारें होती हैं कि आप उसको तोड़ नहीं सकते, अनब्रेकेबल वॉल होती है। तो फिर यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो जाते हैं वो जो रानी को छुड़ाने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, उनको कोई तोड़ नहीं मिलता है तो फिर वो बड़ा सा एक लकड़े का एक बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं, राइट। और उसके अंदर बहुत बड़ा होता है, व्हील होते हैं उसके नीचे, और फिर वो इस घोड़े के पेट में जाकर छिप जाते हैं। तो जो यहाँ पर रहने वाला जो राजा होता है वो कहता है कि भाई ये घोड़ा छोड़कर क्यों गए हैं, तो उनको लगा कोई गिफ्ट होगी, तो फिर वो रात को वो घोड़ा अंदर लेकर आते हैं अपने फोर्ट के अंदर, और फिर रात में जो पूरे नगर के लोग सोए हुए होते हैं और तब घोड़े के अंदर से निकल कर ये लोग जो हैं वो मार देते हैं सारे लोगों को, और फिर रानी को छुड़ा कर ले जाते हैं। ऐसी एक कहानी है, राइट। ये ऐसे ही काम करता है। ये mRNA जो है वो एक प्रकार का ट्रेंड घोड़ा है, या फिर उस घोड़े के अंदर ऐसी चीज़ें हैं और फिर आपके बॉडी में रखी जाती है, और फिर जो अटैक होता है तो ये घोड़े में से निकल, ये समझ गया ना बात, कैसा कनेक्शन निकला। सो ये याद रख करने के लिए मुझे ये एक कहानी याद आई कि इससे आप इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। 1980s में mRNA जो हैं तो इसकी शोध हुई थी, और सबसे बड़ा हर्डल था वो डिलीवरी और इन्फ्लेमेशन का हर्डल था। ये दो बड़े हर्डल्स थे, 1 और 2। एक तो है डिलीवरी कैसे करें mRNA की, और दूसरा है इन्फ्लेमेशन। तो जो कैरिको हैं उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, mRNA थेरेपी जो है उस पर अपना काम करते रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उस समय पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तब से उन्होंने इस पर काम किया। उसके बाद एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं ड्रू वेसमैन, वो उनको ज्वाइन करते हैं, और फिर दोनों ने मिलकर फाइनली ये डिलीवरी कैसे कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को कैसे रोक सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पर काम करके फाइनली 2005 में इस चीज़ को रियलिटी बना दी। और उसके बाद 2019 में साइंटिस्ट ने mRNA का इस्तेमाल करते हुए कोविड की वैक्सीन बनाई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आई होप जो कोर चीज़ें हमने डिस्कस की वो आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द ट्रायम्फ ऑफ वछाती ओवर ए हॉस्टाइल स्टेट। वछाती जो है वो एक जगह का नाम है। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आर वैगई ने ये आर्टिकल लिखा है, और मैडम जो है ये सीनियर एडवोकेट है, मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और जो वछाती सर्वाइवर्स हैं, वछाती सर्वाइवर जो हैं, तो इनकी लीगल टीम के मेंबर हैं आर वैगई। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। अब बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा कि वछाती में क्या हुआ था। दोस्तों, आज से लगभग आप पकड़ लीजिए 20-30 साल पहले की ये बात है। वछाती में ऐसा हुआ था कि सरकार के लोग, वहाँ के कलेक्टर, आईपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, राइट, पुलिस, कलेक्टर, फॉरेस्टर्स, पूरी सरकार के मीन्स आप समझ लीजिए कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वछाती के आदिवासी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट किया। उनको मारा पीटा गया, महिलाओं के साथ रेप हुआ। ये आज़ादी के बाद की बात है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिश राज में हुआ था। ये आज़ाद भारत में तमिलनाडु में वछाती नाम की जो जगह है यहाँ पर हुआ था। और 29 सितंबर 2023 को मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट है, इसलिए क्योंकि 215 एक्यूज्ड जो हैं इसमें, उनको सज़ा सुनाई है। वछाती विलेजर्स जो हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो 215 एक्यूज्ड को सज़ा सुनाई है। और ये ज़्यादातर ये लोग या फिर सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं।
कुछ 269 लोग थे, बाकी के लोगों की मृत्यु हो गई। 20-30 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, ये घटना हुई थी। और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक शर्म की बात है कि पूरे गांव पर इतना बड़ा अत्याचार किया और इतने समय से ये केस जो है वो चल रहा था। लेकिन एनीवेज फाइनली ये केस जो है उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन तो आया। एंड दिस इंडिकेट्स कि जब लार्ज लेवल पर किसी का रिप्रेशन होता है, राइट, जब सरकार की तरफ से या फिर सरकार के लोग किसी भी व्यक्ति या फिर किसी जाति या फिर किसी गांव के लोग किसी ग्रुप को या फिर किसी इंडिविजुअल को मारते हैं, धमकाते हैं, उनको डराते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें जब करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली वही लोग वो कर रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रक्षा प्रोवाइड करने का काम सरकार का है। और अगर लेट्स से कोई पुलिस वाला आकर आपको लाठी मारता है तो वो उस पुलिस वाले ने भले आपको लाठी मारी हो, लेकिन वो सरकार ने आपको लाठी मारी है। डीपर डाउन सरकार ने आपके साथ अत्याचार किया है, यू नो। तो यहां पर ऐसा हुआ था, जैसे मैंने बताया फिर या नहीं बताया मुझे आई डोंट नो, लेकिन यहां पर जो विलेजेस है ना उसमें कुछ 15-17 महिलाओं का रेप भी किया गया। एक प्रेग्नेंट महिला का भी रेप किया गया था। वहां के जो सरपंच हैं, उस जो पर्टिकुलर जो आदिवासी कम्युनिटी है, तो उनके जो लीडर हैं, तो उनको नंगा किया गया, महिलाओं के कपड़े उतारे गए। इस प्रकार की हैवानियत, राइट, ये स्मगलिंग को रोकने के लिए इस प्रकार की हद तक ये सरकार जो है वो पहुंच गई थी। जैसे यूएन प्रिंसिपल 24 ये कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर्स जो हैं वो भी अकाउंटेबल होते हैं। लेट्स अगेन वही एग्जांपल, कोई एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनके नीचे लेट्स से 2 पीएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, और उनके नीचे लेट्स से 25 कांस्टेबल्स हैं। तो ये हो गया एक पूरे पुलिस स्टेशन का टोटल के इतने लोग जो हैं वो एक पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं लेट्स से। अब ये जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसे 10 पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो कोई एक डीवाईएसपी के अंदर होंगे, ऐसे 5 डीवाईएसपी जो हैं वो लेट्स से कोई एक एसपी के अंदर होंगे फॉर एग्जांपल, राइट। ये पूरी हायरार्की हो गई। अब किसी जगह पर कोई पुलिस इंस्पेक्टर जाकर इस प्रकार की हैवानियत या फिर उसकी टीम जाकर ये चीज़ करती है, तो इट्स नॉट कि सिर्फ पीआई ने ऐसा किया है और उनकी टीम को सजा जनरली उनको ही दी जाती है। जब भी होता है तो प्यादा ही मारा जाता है, लेकिन इतनी छूट दी किसने? एसपी ने, या फिर एसपी के ऊपर डीजीपी तक आप जाएंगे, देन एज वेल यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पूरा कल्चर, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है वो टॉप लीडर पर डिपेंडेंट होता है। अब ये बात जो है ना, वो नायक साहब की बात जो एलएनटी की हमने बात की ना, उसके साथ रिलेट करके देख लीजिए। उन्होंने जब ज्वाइन किया था तब कंपनी कहाँ पर थी, और आज जब वो छोड़ रहे हैं तो कंपनी कहाँ पर है। क्लियर एग्जाम्पल है। एंड दिस अप्लाइज टू सिविल सर्विसेज एज वेल, कि सिविल सर्विसेज में अगर आपको स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, अगर कुछ दिनों पहले हम जूलियो रिबेरो साहब की बात कर रहे थे ना कि कैसे जो सर्विस डिलीवरी है, आप देखिए अभी तक क्या है, हमारी जो ये सिविल सर्विसेज है ना, उसका नेचर ऐसा है कि आज भी हमें सिटीजन्स कम और सब्जेक्ट्स के तौर पर ज़्यादा देखा जाता है, और कई बार हमें लेट्स से कुछ कुछ जगहों पर सिटीजन्स के तौर पर भी देखा जाता है, राइट। अब जस्ट इमेजिन कि हमें सिटीजन्स नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जैसे हमें कस्टमर्स को देखती है, उस हिसाब से देखें तो जो हमारे सिटीजन्स हैं वो हमारे भगवान हैं। अगर ऐसा लोग मानने लगे तो, अगर ये चीज़, जैसे आप किसी दुकान में जाएंगे, राइट, किसी छोटी दुकान में जाएंगे, आप 10 चीज़ें देखने की कोशिश मीन्स चाहते हैं और कुछ भी नहीं लेते, तो भी वो हंसते हंसते सेल्समैन जो है वो आपको चीज़ें दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके भगवान हैं। उसको ये चीज़ पता है कि अगर कस्टमर खुश रहेगा ना तो मेरा परिवार, मैं खुश रहूँगा। अगर मैं कस्टमर के साथ झगड़ा करूंगा तो कस्टमर जो है वो मेरी दुकान में नहीं आएगा, मेरा बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके एक एक बूंद से समंदर भरता है, वैसे ही एक एक कस्टमर से मेरी दुकान चलती है। तो फिर मैं कस्टमर्स को अगर खुश नहीं रख पाऊंगा तो फिर मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। ग्रास रूट लेवल से सोचिए इन चीज़ों को। इसके लिए कोई हाई फाई बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम थिंग जो जूलियो रिबेरो साहब अपने आर्टिकल में कहना चाहते थे, तो वो क्या था कि यही था कि
सर्विसेज कैसे डिलीवर की जाती हैं, सिटीजन्स जो हैं उनके लिए ही ये सारी सेवाएं हैं, इसीलिए तो नाम दिया गया सिविल सर्वेंट, राइट। सिविल बॉस या फिर सिविल लीडर या फिर ऐसा नाम नहीं है ना, सिविल सर्वेंट है, क्योंकि ये इनको नौकर की तरह, ऐसा नौकर नॉट नेगेटिवली, राइट, नौकर इन द सेंस कि वो हमारे सेवक हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए है, लेकिन रियलिटी ये है कमिश्नर साहब आपके सेवक नहीं है, कमिश्नर साहब जो हैं वो उस शहर के बाप माने जाते हैं, कलेक्टर जो है वो उस शहर का राजा माना जाता है। अब भाई कहाँ का राजा, किस मीन्स कौन सी मेंटालिटी में हम जी रहे हैं। आप सोचिए, देश आज़ाद हो गया, एक समय पर कलेक्टर शायद राजा थे, आज कलेक्टर राजा नहीं है और नहीं होने चाहिए, उनके ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आईएएस आपने क्लियर की थी, आपको शौक था इसलिए की थी, किसी ने आपको कसम नहीं दी थी, और आप हमारे मसीहा भी नहीं है कि आप हैं इसलिए हम जीवन जी रहे हैं, हम हैं इसलिए वो पोस्ट है, समझे आप। ये थिंकिंग जब लोगों की आ जाएगी ना, और यहां पर दादागिरी करने की बात नहीं है, यहां पर हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार है, ये राइट है हमारा, ये राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अगर हमें थोड़ा कठोर भी होना पड़े, थोड़ा हमें रेबेलियस होना पड़े, इन ए गुड वे, नॉट इन ए वायलेंट वे, तो भी होना कोई गलत बात नहीं है। समझ रहे हैं ना आप। ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि इतना डर है, और डर इसलिए है क्योंकि इतने अननेसेसरी पावर्स हैं इनके पास, राइट। आप सरकार का कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ करे तो वो आपको बहुत सारे चक्कर लगवा सकता है, आपका काम नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें, और उनको निकाला नहीं जा सकता। ये बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिनकी वजह से इनकी इतनी दादागिरी बढ़ चुकी है। तो यूएन प्रिंसिपल 24 जो है वो ये कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर्स जो हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल। रोम स्टैट्यूट्स का आर्टिकल 28 भी कहता है, इंटरनेशनल कोर्ट भी ये कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कमांड की रहती है। अभी सरकार ने जो नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए ना, जिसको हमने अच्छे पॉइंट्स भी देखे थे और हमने अलग से उसको क्रिटिसाइज भी किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेट के द्वारा जो वायलेंस होता है इसको क्राइम के तौर पर ऐड ही नहीं किया, इसको ओमिट किया गया, ये है ही नहीं। और स्टेट अगर आपके खिलाफ वायलेंस करता है तो रेमेडी इज नॉट इजी, इट्स नॉट स्पीडी। मैं आपको बता दूं, जो लोकल पुलिस वाला है, कांस्टेबल, आपको 2 लाठी मारेगा, राइट, फिर आप जाइए, आप देखेंगे कि कितने न्याय मिलने में कितना साल लग जाएंगे। सिंपल चीज़ है, डरने की कोई बात नहीं है, राइट, किसी के बाप से मत डरिए, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग यू कि ऐसा होता है, बहुत लंबा वक्त लगता है। वरना जनरली क्या होना चाहिए कि अगर प्रूव हो जाए, अगर उसने ये चीज़ किया है, उसकी ऐसी कंप्लेंट्स आई है, तो ऑन द स्पॉट वो सस्पेंड भी हो जाए, डिसमिस हो जाए, भाई तेरी ज़रूरत ही नहीं, तू घर पे बैठ, उसकी सारी हेकड़ी जो है वो निकल जानी चाहिए। इस प्रकार की सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन है नहीं है। सो सरकार को इस प्रकार के लॉज बनाने की जरूरत है, और सिर्फ लॉज से कुछ नहीं होगा। अगेन देखिए ना, चीजें कितनी रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। आप चीजों को अगर समझेंगे देन यू विल रियलाइज। ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था, लॉ वाला आर्टिकल, कि सरकार क्या लॉ लेकर आ रही है, राइट, उसमें क्या क्या खामी है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिर्फ कठोर लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियां जब तक इंप्रूव नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, और उसमें इंप्रूवमेंट के लिए आपको कल्चर और स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, राइट। देखिए कैसी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स डीपर लेवल पर, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लास्ट वन ऑफ द डे, डेटा एनार्की। बिहार कास्ट सर्वे रिलीज हो चुका है, वहाँ की जो कोर्ट है उसमें सबमिट किया गया था। पटना हाई कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया अगस्त 2023 में। फिर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन रही है, और दूसरी तरफ बिहार कास्ट सर्वे जो है उसको वहाँ की असेंबली में टेबल किया गया है, और बिहार की सरकार ने इसको डेवलपमेंट विद जस्टिस नाम दिया है। और कास्ट सर्वे जो है इसका मेन लक्ष्य यह है, इसका मेन एम यह है कि वेलफेयर पैकेज जो है इसका डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है कि कितने लोग गरीब हैं, कितनी कास्ट के कितने लोग गरीब हैं, तो फिर आप उस हिसाब से बेनिफिट्स जो है वो दे पाएंगे। ओडिशा ने भी ये चीज़ की शुरुआत की, राइट, एक कास्ट सर्वे निकाला। और अभी इलेक्शन की सीज़न आ रही है, तो अलग अलग राज्यों के अंदर भी इस प्रकार के कास्ट सर्वेज जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। अब राज्य सरकार की बात यहाँ पर बराबर है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास डेटा है तो डेटा के आधार पर आप एविडेंस जो है वो
मीन्स डेटा के आधार पर आप पॉलिसीज डिजाइन कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि यहां पर जरूरत है तभी आप कर पाएंगे ना, आपके पता ही नहीं तो अनुमान के ऊपर चीजें जो है वो नहीं चल सकती। अब राज्य सरकारों को ये निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी सेंसस 2011 का ही इस्तेमाल हो रहा है, कोविड की वजह से इसको डिले किया गया, लेकिन अब इसको इनडिफाइनाइट डिले किया गया है। सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन है 104 मिलियन, लेकिन लेटेस्ट ये सर्वे जो आया इससे पता चला कि बिहार की पॉपुलेशन जो है इट इज 130 मिलियन। तो कितना बड़ा गैप है आप देखिए यहां पर। और इनडिफाइनाइट डिले जो नेशनल सेंसस का है, इसकी वजह से बहुत सारे राज्य जो हैं वो भी चिंता में हैं, और हम एक्यूरेटली लोगों को टारगेट इन द सेंस के बेनिफिट्स टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए एम्फेरिकल एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स होप के ये जो स्टेट के द्वारा या फिर अलग अलग राज्यों के द्वारा ये कास्ट सेंसस क्रिएट किया जा रहा है, तो नेशनल डेटा जब क्रिएट होगा तो इसमें इसकी मदद होगी, मीन्स इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये सप्लीमेंट करेगा, और हमें इसका एक सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है नेशनल लेवल पर। ये डेटा जो है वो इकट्ठा लेटेस्ट डेटा क्रिएट करने की ज़रूरत है। सेंसस जो है, जो लेटेस्ट सेंसस अभी पेंडिंग है, तो इसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए ताकि अलग अलग राज्यों को इस प्रकार की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है या फिर ये जो सीरीज़ है, राइट, ये सीरीज़, ये वीडियोस जो हैं, ये आपके करंट अफेयर्स की डेली डोज है, और करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। इसके साथ इस वीडियो को देखने के लिए किसी भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये वीडियो सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए भी हैं और एक्सपर्ट्स के लिए भी हैं, राइट, हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न्ड। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, राइट, और बहुत आनंद भी होता है जब आप एनकरेजमेंट करते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। और अगर मीन्स इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसे दिए जाते हैं और आप अच्छी बात है, दिस इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट। जो आप फील करते हैं वो चीज़ें लिखते हैं, और डंके की चोट पर वो चीज़ें लिखते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, चलो इतनी मेहनत, जो भी मेहनत कर रहा हूँ, अब अगेन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है ये सारी चीज़ों को करने में, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो ये जो भी मैं करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, बहुत कम रहता है मेरा कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो भी छोटा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ 1% वाला, और उससे अगर आपको एक इम्पैक्ट आती है, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, राइट, हैप्पीनेस मिलती है। दूसरी चीज़, इट्स नॉट लाइक के ये रियलिटी है, राइट, इट्स नॉट के बड़ी अच्छी कानों को लगे अच्छी बातें, ऐसा नहीं है दोस्तों। रियलिटी ये है कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, राइट। आप मुझे सर कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन रियलिटी ये है, आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट फर्स्ट। मुझे नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, इट इज़ माई हॉबी। मुझे करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब पता होती हैं मुझे मज़ा आता है, और सिर्फ जानने में मज़ा नहीं, मुझे शेयर करने में भी मज़ा आता है। तो जब ऐसी बातें, और ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह पर पूरे दिन करंट अफेयर्स की ही बातें करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ भी बैठा हूँ और कोई ऐसा टॉपिक आता है और उनको अगर कुछ चीज़ें जाननी है कि भाई उसमें क्या हुआ था, ये वैक्सीन कैसे काम करती हैं, राइट, तो फिर मैं उनको जैसे आपके साथ बात करता हूँ वैसे ही उनको समझा देता हूँ। तो दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई हॉबी। मुझे ये चीज़ पसंद आती है, और इससे अगर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो आई एम लकी, आई वुड से। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो एड्यूलेशन, जो रिस्पेक्ट आप लोगों से मुझे मिल रहा है, इट मीन्स अ लॉट। सच में इट मीन्स अ लॉट, राइट। भले ही हम फिज़िकली नहीं मिले हैं, मीन्स कोई भी ऐसा, अभी जो ये सीरीज़ सुनने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, तो फिज़िकली कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, लेकिन फ्यूचर में होपफुली कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने वाला भी हूँ मैं। आज नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, ये चैनल थोड़ी ग्रो हो जाए, उस लेवल पर हम पहुँच जाए, उसके बाद ऐसा भी प्लान है कि एक बार फिज़िकली भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आई विल मीन्स जब भी ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करूँगा तो आई विल लेट यू नो कि भाई इस शहर में आ रहे हैं तो वहाँ पर मिलेंगे, राइट। एंड इट विल बी, कोई ऐसा नहीं कि टिकट्स शो नहीं है, आई एम नॉट माइकल जैक्सन, कहीं पर गार्डन में कहीं पर मिल लेंगे, डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ऐसा फ्यूचर का प्लान है। लेकिन
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जो बेस्ट लगे, आपको अगर ये सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो इस सीरीज़ को देखिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि आप इस सीरीज़ को मत देखिए। फ़ायदा हो रहा है तभी देखिए, आपको जेन्युइनली लग रहा है कि नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको देखिएगा। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं प्रशांत सर के और व्यूज़ बढ़ाने हैं इसलिए देखना है, तो ऐसा मत कीजिएगा, राइट। अपने आप तैयारी करनी है, आपको करियर बनाना है, तो उसको हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी आप दीजिए, राइट। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू टेल यू। बट एनीवेज, आई लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड भारत माता की जय, जय हिंद, सी यू सून, गॉड ब्लेस।